जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एलटी का जो हमारा सिलेबस था वो ऑलरेडी, अगर हम एलटी इंग्लिश के सिलेबस की बात करें उत्तराखंड में, तो वो डिवाइड हमें बहुत ही माइनर, खाली बस एजेस के नेम्स दिए हुए थे। तो अगर हम उसमें देखें तो हमने एलटी के जो सिलेबस हैं, ऑथर्स हैं, उनको 3 तरीके के ग्रुप्स में डिवाइड किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 स्टार ऑथर्स, 2 स्टार ऑथर, 3 स्टार वेरी इंपॉर्टेंट ऑथर हो गए, 2 स्टार इंपॉर्टेंट और 1 स्टार विच कैन बी आस्क्ड। तो बेस्ड ऑन द एलटी का ट्रेंड जो है उसको देखते हुए हमने ये राइटर्स का ग्रुपिंग लिया है। ये पीडीएफ आपको सबको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 स्टार ऑथर्स में हमने शेक्सपियर है, बेकन है, मिल्टन है, पोप है, ठीक है, एडिसन, स्टील, ग्रे, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, लैम्ब, ब्राउनिंग, आर्नल्ड, हार्डी। इसमें एक टेनिसन ऐड करना है हमने, टेनिसन से बहुत पूछा था इस बार। तो टेनिसन, डब्ल्यू बी ईट्स, टी एस एलियट, आर के नारायण, निसी म्यूजिकल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और एक इसमें थे हमारे जी बी शॉ। ये दोनों राइटर्स इसमें ऐड करने हैं साथियों। तो ये राइटर्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे 3 स्टार ऑथर्स का ग्रुप बनेगा, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना रहता है। उसके अलावा फिर हमने 2 स्टार ऑथर्स जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है मगर उनके सेलेक्टेड वर्क्स को देखा जाना चाहिए, जैसे चौसर, कोलरिज, शैले, टेनिसन, हॉपकिंस, ठीक है, टैगोर, कमला दास, गार्डनर, विटमैन, ऑरवेल, गांधी, सरोजिनी नायडू, डब्ल्यू एच अडल। और फिर 1 स्टार ऑथर जिनसे खाली बस फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन डन, ड्राइडन कॉनग्रीव, स्विफ्ट, डेफो, 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल्स एक आते हैं, डॉक्टर जॉनसन, गोल्डस्मिथ, जी जी बायरॉन, ठीक है, हेमिंगवे, राजा राव, रामानुजन, पिंटर, स्पेंडर, डिलन थॉमस। तो इस तरीके से हमने राइटर्स के कैटेगराइजेशन किया था आप लोगों के लिए। और फिर अगर हम देखें कि ये बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है, जिसमें हम लिटरेरी टर्म्स को भी आपको बता देंगे कि ये लिटरेरी टर्म्स आपको पोइट्री में पढ़ने हैं, जैसे राइम, रिदम, मीटर, वर्स, ब्लैंक वर्स, एपिक, बैले, सोनेट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको बिल्कुल बेसिक्स के लिटरेचर में हम लोग पढ़ा देते हैं, ठीक है। फिक्शन में क्या क्या है, 5 पार्ट्स ऑफ फिक्शन, 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल्स हैं, पिकारेस्क वर्ड, एपिस्टोलरी, ये सारे वर्ड्स आपने अगर पुराना बीए का सिलेबस किया है तो वहां मिले होंगे, नहीं तो ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम्स में पूछते हैं। एपीफेनी, नॉवल ऑफ सेंसिबिलिटी, हिस्टोरिकल नॉवेल्स, बिल्डुंग्सरोमा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एंटी हीरो, एंग्री यंग मैन, ठीक है, मॉडर्न नॉवेल्स। इसी तरह ड्रामा में अगर हम देखें, 6 पार्ट्स ऑफ ट्रेजिडी, एरिस्टोटल, ट्रेजिडी, कॉमेडी, एलिजाबेथन प्लेस, सोलोलक्वी इतनी बार पूछा गया है। क्लोजेट ड्रामा से एक क्वेश्चन आया है, मोरालिटी प्लेस, पोएटिक ड्रामा, कोरस, एंटी सेंटिमेंटल ड्रामा, एब्सर्ड थिएटर, थिएटर ऑफ मैनिस। तो ये सारे आपके ड्रामा के की लिटरेरी टर्म्स हैं एलटी लेक्चर का, अगर हम एलटी लेवल का सिलेबस देखें। और फिर उसके बाद एसेज ऑफ बेकन, बेकन के कुछ सेलेक्टेड एसेज हैं, एडिसन, स्टील, लैम्ब एंड अदर एसेज लाइक रसेल एंड चेस्टरटन, ठीक है। तो ये आपका एसेज का, तो ये बेसिकली एलटी का सिलेबस को हमने सिंप्लीफाई करा है। इसी तरह साथियों लेक्चरर का सिलेबस भी अगर हम देखें तो लेक्चरर के सिलेबस में तो हमारे पास राइटर्स दिए हुए थे, तो हमने उन राइटर्स को सीधा सीधा पकड़ा और उनके हिसाब से उनको 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार दे दिया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि हमने स्टार वाइज नहीं, सेक्शन वाइज किया। जैसे पोइट्री में जो जो राइटर्स हैं जो 3 स्टार है उनको 3 स्टार रखा है। फिर स्पेंडर 1 स्टार है, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। फ्रॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नायडू से 1 या 2 क्वेश्चन। और एक है रामानुजन, कमला दास, आप देख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से राइटर्स को हमने आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई किया है। तो ये एलटी और लेक्चरर का कंबाइंड सिलेबस है, जिसको कि अगर हम लोग देखें तो बेसिकली हमें क्लियर थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि कहाँ पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, ठीक है। यहाँ तक का सबको क्लियर है। सिलेबस को लेकर पहले ही आप लोग जिसमें से हमारे काफी साथियों की पहली क्लास है या फिर जो नए साथी हैं उन लोगों के लिए सिंप्लीफाई हो गया, ये क्लियर हो गया है, प्लीज चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप। अरे मनोज जी, हम पीडीएफ देने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेक्चर ओवर हो जाने दीजिए, ठीक है, ठीक।
तो अब आपका ये हो गया। अब हम लोग आते हैं बेसिक्स ऑफ लिटरेरी टर्म्स की जो पीडीएफ है, ये देखिए। तो अब अगर हम देखें व्हाट इज लिटरेचर और ये सारी पीडीएफ को अगर हम देखेंगे, तो इससे पहले मैं आप लोगों को अपना ये जो मेथड है वो शेयर कर देता हूँ। जो हमारा मेथड ऑफ स्टडी रहेगा साथियों, वो क्या रहेगा? मेथड ऑफ स्टडी हमारा क्या रहेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये सब लोग समझ लेना। हमारा 4 स्टेज का मेथड रहता है एलटी लेक्चरर के एस्पिरेंट्स के लिए। इवन नेट के लिए भी हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, बट एलटी लेक्चरर एस्पिरेंट्स के लिए 4 लेवल ऑफ स्टडी रहता है। पहले हम बेसिक्स को समझते हैं। बेसिक्स ऑफ लिटरेरी टर्म्स हमें पता होना चाहिए भाई, राइम क्या है, रिदम क्या है, उनको देखते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा लिटरेरी एजेस चलता है। लिटरेरी एजेस जो अभी हमारा 320 के बाद जो सेक्शन है वहाँ होगा। ठीक है, और उसके बाद तीसरा हमारा क्या आता है गाइस? ऑथर्स आते हैं, इंडिविजुअल ऑथर्स, जो अभी सिलेबस दिखाया था आपको। उन ऑथर्स को इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग अप्रोच करते हैं। और फोर्थ क्या है साथियों? प्रैक्टिस सेट्स, जिसको हम मॉक टेस्ट भी बोलते हैं। और प्रैक्टिस सेट्स करते हैं, और इसमें PYQP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को पता है कि ये 4 स्टेज का हमारा फॉर्मूला है: बेसिक्स, लिटरेरी एजेस, इंडिविजुअल ऑथर्स और प्रैक्टिस सेट्स। ठीक, तो जब हम इनकी बात करें तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि बेसिक्स ऑफ लिटरेरी टर्म्स में आप लोगों को हम कैसे पढ़ाते हैं। अगर हम देखें, लिटरेचर के 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है आपका पोइट्री, फिर प्रोज और फिर ड्रामा। ठीक है, इनके पहले तो हम ऑब्वियसली, जैसे कि इस पीडीएफ में आप देख रहे हैं कि पहले तो हम व्हाट इज लिटरेचर यहाँ दिखाते हैं। व्हाट इज लिटरेचर, 2 पार्ट्स ऑफ लिटरेचर क्या क्या है, फॉर्म और कंटेंट, 3 बेसिक एलिमेंट्स, और फिर उनके डिफरेंट टाइप्स। ये वाला डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक का सबको क्लियर है? अंताशा जी, मनोज जी एवं अन्य साथी। ठीक है, ओके, वंडरफुल। तो अगर हम लोग देखें साथियों, तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे एक ये वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बताया ना, ये स्ट्रक्चर सब लोगों को याद रखना है कि पहले बेसिक्स ऑफ लिटरेरी टर्म्स, फिर लिटरेरी एजेस, फिर ऑथर्स, फिर प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो अभी हमारा जो 1 घंटे का हर दिन का लेक्चर होगा, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक तरफ हम बेसिक्स ऑफ लिटरेरी टर्म्स को देखेंगे, और दूसरे सेक्शन में हम लिटरेरी एजेस को भी पैरेलल लेकर चलेंगे, क्योंकि लिटरेरी टर्म्स काफी साथियों ने पहले कर लिए हैं। और दूसरी बात कि इसके पीडीएफ के साथ साथ आप पढ़ सकते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बहुत फंडामेंटल लेवल पर होते हैं। इसलिए मैं आपको इनके साथ साथ पीडीएफ भी देता रहूंगा, ताकि आप लोग थोड़ा स्पीड अप करें अपने वर्क को, और हम धीरे धीरे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हैंडल करें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक्स को हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। बेसिक्स को समझना भी जरूरी है, उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग बेसिक्स ऑफ लिटरेरी टर्म्स में। E.M. फॉस्टर का एक कोटेशन है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं यहीं पर से इसको सीधे सीधे बताने लग जाता हूँ। देखिए, लिटरेचर के बारे में सब लोग पहले तो जानते ही हैं। लिटरेचर एक साहित्य है, जिसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं कि इट इज़ अ लिटर व्हाट इज लिटरेचर? लिटरेचर इज अ कंपोजिशन, इट्स अ लिटरेरी कंपोजिशन। कोई भी वह साहित्यिक कृति, लिटरेरी कंपोजिशन विच हैज, ठीक है, लिटरेरी फॉर्म, साहित्यिक भाषा, विच हैज लिटरेरी फॉर्म एंड रेलेवेंट कंटेंट। इसकी साहित्यिक भाषा होगी और उपयोगी कंटेंट होगा, रेलेवेंट कंटेंट होगा। लिटरेरी फॉर्म एंड अ रेलेवेंट कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। इट्स अ लिटरेरी कंपोजिशन विच हैज लिटरेरी फॉर्म एंड रेलेवेंट कंटेंट। अब सारे बच्चे ध्यान देखेंगे, लिटरेरी कंपोजिशन है जिसका लिटरेरी फॉर्म और रेलेवेंट कंटेंट है।
तो अब तो हम एक फॉर्मूला अपने लिए नोट कर लेते हैं कि L इज इक्वल टू एफ प्लस सी, लिटरेचर इज इक्वल टू फॉर्म प्लस कंटेंट। कोई भी साहित्य है वो भाषा और भाष्य से बना है। किससे बना है भाई? भाषा। फॉर्म का मतलब क्या हो गया? भाषा। एंड कंटेंट इज भाष्य, विच बेसिकली मीन्स द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। अब लिटरेचर में याद रखना कि जो लैंग्वेज होनी चाहिए हमारी वो कैसी होनी चाहिए। ये सारे नोट्स आप मेरे साथ साथ ही बना लेंगे। हो सकता है पीडीएफ में ना मिले तो आप इसी से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैंग्वेज जो होती है लिटरेचर की वो कैसी होनी चाहिए? उसमें लिटरेरीनेस होनी चाहिए, लिटरेरीनेस। ठीक है। साहित्यिक पुट, साहित्यिक पना होना चाहिए। मतलब अब यहाँ से फिर दो चीजें निकल गई कि सर किस तरीके की जो है लैंग्वेज होती है, या कौन सी दो तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है जिसको हम कहते हैं लिटरल मीनिंग, और एक होता है आपका, इसको हम कह सकते हैं कि पोएटिक मीनिंग। लिटरल मीनिंग और पोएटिक मीनिंग, ध्यान दीजिएगा। लिटरल मीनिंग क्या है? लिटरल का मतलब यहाँ पर लिटरेचर नहीं है। लिटरल का मतलब है यहाँ पर वर्बल मीनिंग, या जिसे हम कह सकते हैं डायरेक्ट मीनिंग। लिटरल का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, बच्चों को थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। लिटरल का मतलब है डायरेक्ट मीनिंग, और पोएटिक मीनिंग जिसे हम कह सकते हैं काव्यात्मक अर्थ है, वो क्या है? इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मीनिंग। ठीक है। अब जो डायरेक्ट मीनिंग है उसको हम एक और वर्ड से जानते हैं, डेनोटेशन। डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डेनोटेशन। ठीक है। और इनडायरेक्ट मीनिंग को या पोएटिक मीनिंग को हम और क्या कह सकते हैं? कॉनोटेशन। ये वाले दोनों वर्ड्स नोट कर लेना, डेनोटेशन और कॉनोटेशन। हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ आपके लिए। क्लियर? डेनोटेशन और कॉनोटेशन सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है। डायरेक्ट मीनिंग जो टेक्स्ट कह रहा है या पोएम कह रही है या नॉवल कह रहा है, और इनडायरेक्ट मीनिंग जो वो सिंबॉलिकली कह रहा है, इनडायरेक्टली कह रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से कह रहा है। ठीक है। तो अब देखना यहाँ पर कि जो पुराने साथी जो एक बार ले चुके हैं लेक्चर, वो ना वो नहीं बोलेंगे जवाब में। जो नए साथी एकदम इसी बीच जुड़े हैं वो प्लीज आंसर करेंगे कि पोइट्री बेसिकली, पोइट्री में पोइट्री में हम कौन से मीनिंग को प्रिफर करेंगे? डायरेक्ट मीनिंग को करेंगे कि इनडायरेक्ट मीनिंग को करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोइट्री में हम कौन से मीनिंग को ज्यादा वरीयता देते हैं? डायरेक्ट मीनिंग को या इनडायरेक्ट मीनिंग को? तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो? हम्म, हाँ अब ठीक है। तो देखो पोइट्री में हम लोग इनडायरेक्ट मीनिंग को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है। क्यों देंगे इनडायरेक्ट मीनिंग को? क्योंकि पोइट्री इज ऑल अबाउट सिंबॉलिकल मीनिंग्स। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी पोइट्री क्या है? सिंबॉलिकल मीनिंग्स को फोकस करती है, और कहीं ना कहीं उसमें क्या है, एक हम कह सकते हैं कि जो है चीजों को इनडायरेक्ट वे में कहती है। तो अब यहीं से बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड की शुरुआत होती है, जिसको हम कहते हैं, पोइट्री का जो दूसरा नाम है वो क्या है? रिटोरिक्स। पोइट्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एलटी में आया है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिटोरिक्स, और व्हाट इज रिटोरिक्स? रिटोरिक्स तो पोइट्री का, एक चीज मुझे बताओ, पोइट्री अगर इनडायरेक्ट मीनिंग के थ्रू अपनी बात को कह रही है तो पोइट्री हमें क्या करवाना चाहती है? क्या पोइट्री हमें इन्फ्लुएंस करना चाहती है या इन्फॉर्म करना चाहती है? दो ऑप्शन दे रहा हूँ। एज अ टीचर मेरा कोशिश ये रहेगा कि आप लोगों से ही आंसर निकलवाने हैं।
पोइट्री इन्फ्लुएंस करना चाहती है या इन्फॉर्म करना चाहती है? पोइट्री का बेसिक फंक्शन क्या होना चाहिए अभी तक जो तुम समझे हो? पोइट्री में राइम है, रिदम है, शब्दों का एक लय है, तुक है। तो पोइट्री हमें प्रभावित करने के लिए बनी है बेसिक तौर पर, या हमें जानकारी देने के लिए लिखी जाती है? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मनोज जी के आंसर में मजा आया मुझे। मनोज जी, कविता अगर जानकारी देने के लिए लिखे जाने लगे तो कैसे होगी वो कविता, ये बताएं मुझे। कविता कभी भी जानकारी के लिए नहीं दी जाती है। और अगर हम क्लास में गलत भी होते हैं कोई बात नहीं, हमें झेपने की बात नहीं, हमने अपना ओरिजिनल आंसर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सब लोगों को कि कविता का बेसिक फंक्शन कभी भी इन्फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, इंफॉर्मेशन का बेसिक फंक्शन प्रोज है, जो हम कह सकते हैं कि प्रोज में लिखा गया है। ठीक है, कहने का मतलब जो कि ऐसे है, क्रिटिसिज्म है, नॉवल है, उसका बेसिक फंक्शन इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है, यहीं पर हमें इसीलिए बेसिक क्लासेस लेनी जरूरी है कि हमारे बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर हो जाए। तो आज बस इतना याद रख लेना सब लोग कि कविता का बेसिक फंक्शन हमें इन्फ्लुएंस करना है, हमें अपनी बातों से प्रभावित करना है। और अगर कविता का बेसिक फंक्शन बातों से प्रभावित करना है तो मेरे प्यारे साथियों, कविता रिटॉरिक्स के अंदर आ जाएगी, जिसका मतलब होता है अपनी बात को मनवाने की कला, आर्ट ऑफ परसुएशन। What is rhetorics? Rhetorics refers to a field of literature which deals with art of persuasion, where persuasion means अपनी बात को convince कराना, influence करना, अपनी बातों से influence करना। जब हम शेर व शायरी सुनते हैं तो हम उससे जानकारी थोड़ी लेते हैं, है ना मनोज सर? हम क्या होते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं ना। हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि यार क्या लाइन बोली, क्या जबरदस्त, जो है एक जुमला टाइप का हमें याद हो जाता है कि नहीं? तो इसीलिए हम कहेंगे कि पोइट्री का बेसिक फंक्शन रिटॉरिक्स है, which basically means art of persuasion, and which basically brings us to a conclusion that poetry favors indirect meaning, it encourages the symbolical meaning, it encourages the, you can say, connotative meaning of the text. मैंने उदाहरण देके बताई थी ये बात। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं गुड फेंसेस मेक गुड नेबर। मेंडिंग वॉल हम सबने पढ़ी है, उसमें एक लाइन आती है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर। ठीक है, तो मैं हर बार ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर का मतलब तो ये है कि जब हम अच्छी फेंसेस करते हैं तो नेबर्स अच्छे हो जाते हैं, हम मतलब हम अच्छे नेबरहुड को देते हैं जन्म। लेकिन ऑब्वियसली क्या वो वाकई में ये कहना चाह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता में, मेंडिंग वॉल में? जल्दी से बता दें, यस और नो? Obviously, no. He is not trying to literally say that good fences make good neighbors. This line is a huge satire. It has a satirical appeal where he says that good fences make good neighbor in a satirical way. He is creating a satire. ठीक है, and he is creating a satire on what? He is creating a satire on the tendency to isolate. किस टेंडेंसी पर सटायर कर रहे हैं? tendency to isolate the tendency to isolate oneself, खुद को हर जगह किनारा कर देने की जो टेंडेंसी है, उसको कहीं ना कहीं ये सटायर कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? जल्दी जल्दी सब लोग प्रतिक्रियाएं दे दें अपनी, फिर हम थोड़ा सा लिटरेरी एजेस की तरफ बढ़ेंगे। दो ही लोग को क्लियर है बस, तीन ही लोग को क्लियर। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने ये नोट किया कि पोइट्री का बेसिक फंक्शन, अगर हम इस पीडीएफ के थ्रू भी देखें तो हम यही देखेंगे कि पोइट्री का जो बेसिक फंक्शन है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। पोइट्री के बारे में इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, सिलेबल, मीटर और फुट को एक्सप्लेन किया गया है। ये सब मैं पीडीएफ्स आपको शेयर कर दूंगा, बट मैंने जितना आज लिखाया है उसको लिखेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे इसमें आगे, है ना? शुरू शुरू में स्पीड स्लो रहेगी, फिर धीरे धीरे हम स्पीड पकड़ लेंगे, है ना?
तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम इसमें आगे बढ़े तो अब लिटरेरी एजेस के कॉन्सेप्ट को देख रहे थे हम लोग कल। तो लिटरेरी एजेस में कल मैंने दो एजेस के बारे में बताया था आपको। पहली बात तो जल्दी से रिवीजन करते हैं कि लिटरेरी एजेस साहित्य के कालखंड होते हैं जिनको कि हम लोग पढ़ते हैं। और इनको क्यों बांटा गया ऐसा? क्योंकि फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द रीडर्स, रीडर्स की कन्वीनियंस के लिए हमने लिटरेचर को इन डिफरेंट टाइम जोन्स में बांटा है। टाइम जोन्स कल मैंने बताया था, ये डिफरेंट टाइम जोन्स में बांटा है। और ये डिफरेंट टाइम जोन्स किन किन हिसाब से बटी हैं? ये डिफरेंट टाइम जोन्स जो हम बांटते हैं, ये सोशल, पॉलिटिकल या फिर लिटरल या लिटरेरी फैक्टर्स होते हैं। सोशल फैक्टर्स मैंने बताया था, कोई इवेंट हो जाता है। पॉलिटिकल फैक्टर जो राजा या रानी है, साम्राज्य जो शासक है, उसके कालखंड के अनुसार हो जाता है। लिटरेरी फैक्टर में मैंने बताया था कि लेखक के जीवन काल, लाइफ स्पैन ऑफ द ऑथर के अकॉर्डिंग भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो हमने देखा कि क्यों करते हैं, कन्वीनियंस के लिए। कौन करता है, हु, कौन करता है इनको? जनरली क्रिटिक्स करते हैं। ठीक है, तो क्रिटिक्स लिटरेचर में लिटरेरी एजेस को डिवाइड करते हैं, कन्वीनियंस ऑफ द रीडर्स के लिए करते हैं। और ये है क्या, व्हाट, तीनों क्वेश्चन के आंसर है। व्हाट इज लिटरेरी एज और व्हाट आर लिटरेरी एजेस? दे आर टाइम जोन्स विच आर बेस्ड ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड लिटरेरी फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ तक का हम शब्दों को क्लियर था। फिर मैंने कल एंग्लो सेक्सन एज की बात कर दी थी गाइस, और एंग्लो सेक्सन एज के बाद मैं चला गया था एंग्लो नॉर्मन में। एंग्लो नॉर्मन और एंग्लो सैक्सन दोनों एजेस के टाइम पीरियड्स को भी हमने देख लिया था। दिस वन वाज फ्रॉम 450 टू 1066। दिस इज फ्रॉम 1066 टू 1340। एक चीज और ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं, अगर 450 है तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा? इसको मैं फोर्थ सेंचुरी पढ़ूंगा। एक मिनट, बाकी कोई आंसर नहीं देगा, जिससे पूछ रहा हूँ वो देंगे। पूजा वासुदेव मैम बताएं। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। तो 450 को हम फोर्थ सेंचुरी देंगे या फिफ्थ सेंचुरी कहेंगे? पूजा वासुदेव मैम बताएंगे। फिफ्थ। पूजा चंद जी बताएं कि सही है क्या ये जवाब? पूजा चंद जी। करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। सब लोग ध्यान देना, 450 को फोर्थ सेंचुरी नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? फिफ्थ सेंचुरी पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्थ सेंचुरी तो पहले ही हो गई, पांचवा लग गया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, पहाड़ी में कहते हैं। 20वां लग गया। 20वां लग गया का मतलब 20 पूरे नहीं हो गए हैं, लगा है अभी, वो एक साल तक लगता रहेगा। जैसे ही अगला बर्थडे आएगा तब पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया सबको? तो यानी कि मैं कहूंगा कि फिफ्थ सेंचुरी से प्रॉपर इंग्लिश लिटरेचर में, या रादर एंग्लो सेक्सन एज शुरू होती है। और एंग्लो नॉर्मन एज 11th सेंचुरी, 10 प्लस 1 कर देंगे तो 11th सेंचुरी में देखते हैं, 14 सेंचुरी तक चलता है एंग्लो नॉर्मल एज। ठीक है, और इन दोनों एजेस को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि चौसर अभी तक नहीं आए हैं, तो हम इन दोनों एजेस को क्या कह सकते हैं? प्री चौसेरियन लिटरेचर। प्री चौसेरियन लिटरेचर। यहाँ तक का क्लियर है सब? प्री चौसेरियन लिटरेचर। देखिए, इसमें क्वेश्चन मन में बनता है कि सर 450 से पहले क्या था? तो मैंने बताया था 450 से पहले जो है, इंग्लैंड एक पैगन कंट्री माना जाता था। पैगन नेशन भी नहीं कहेंगे, स्टेट वर्ड यूज किया गया इसके लिए। तो पैगन स्टेट, PAGAN। पैगन मीन्स नॉन क्रिश्चियन, जो किसी भी चीज को, मतलब तब क्रिश्चियनिटी आई नहीं थी। कल मैंने बताया था 597 AD में क्रिश्चियनिटी को लाया गया। कब लाया गया? 597 AD में। कौन लाया? सेंट ऑगस्टाइन लेके आए थे। ठीक है,
चलिए, एंग्लो नॉर्मन में भी मैंने बताया था कि फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस थे, क्योंकि फ्रांस ने जीत लिया था नॉर्मेंडी को। फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस जो है हम देख सकते हैं एंग्लो नॉर्मन एज में। इसमें जो सबसे बड़े राइटर थे, बहुत ज्यादा तो इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है इंग्लैंड में, लेकिन किंग एल्फ्रेड जिन्होंने क्रॉनिकल्स लिखे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। किंग एल्फ्रेड को मैंने बोला था फादर ऑफ प्रोज कहा गया है, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कह सकते हैं इनको, किंग एल्फ्रेड को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। कल फिर मैंने इसी पॉइंट पे 2 पॉइंट्स और लिखा दिए थे कि फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज में कभी कभी बेकन को भी कहा जाता है और कभी कभी टिंडेल को भी कहा जाता है। ध्यान देगी पूरी क्लास कि बेकन और टिंडेल का मेन पॉइंट क्या है कि बेकन क्योंकि एसेस को लेकर आए थे और टिंडेल क्योंकि इन्होंने ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल किया था, बहुत सारे चेंजेस ये इंग्लिश प्रोज में लेकर आए थे, इसलिए टिंडेल को भी फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। मगर सभी लोग ध्यान देंगे कि अगर तीनों ऑप्शन में आ गए तो कौन सा करेंगे, किंग एल्फ्रेड करेंगे। अगर बेकन टिंडेल आ गए तो बेकन करेंगे। अगर ये दोनों नहीं आएंगे ऑप्शन में, टिंडेल होगा और बाकी 3 कोई और होंगे, तो टिंडेल करेंगे। यहां तक का सबको क्लियर, कोई डाउट? बहुत बढ़िया। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, फोकस करते हैं हम लोग जो मेन हमारी एज है जहां से इंग्लिश लिटरेचर शुरू हुआ है, तो ये है हमारी एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर बहुत इंपॉर्टेंट एज की तरफ बढ़ रहे हैं, एज ऑफ चौसर। और इसका जो अगर हम टाइम पीरियड कहें तो वो माना जाता है 1340 से 1400। एज ऑफ चौसर इज फ्रॉम 1340 टू 1400, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड। और अगर हम इसमें बात करें साथियों कि एज ऑफ चौसर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि विद चौसर वी नो दैट इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज केम इनटू ओरिजिन। तो हम ये कहेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज कौन सी सेंचुरी में आई है, 14th सेंचुरी में आई है। तो एज ऑफ चौसर, चौसर को तो बहुत सारे टाइटल्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स की अगर बात करें तो चौसर को हम कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सिंपली। 2-3 टाइटल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और क्या कहते हैं हम, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, और क्या कहते हैं हम, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स भी कहा जाता है कभी कभी। इस पर चर्चा होगी कि क्यों कहा जाता है। और इसके अलावा हम क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा या रिफॉर्मेशन, रिनेसा, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा। ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो और तो बहुत सारे हैं। ये बताइए कि इनको रफ डायमंड किसने कहा, चौसर को रफ डायमंड किसने कहा है? हाँ, ठीक है, चौसर को रफ डायमंड बोला है मैथ्यू आर्नल्ड ने, नोट कर लेना, मैथ्यू आर्नल्ड ने, नोट कर लेना, मैंने लिखा नहीं है। मैथ्यू आर्नल्ड ने चौसर को रफ डायमंड बोला है। और वेल ऑफ इंग्लिश डिफाइल्ड भी बोला है। हाँ जी, इंग्लिश अनडिफाइल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो। वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड, UNDEFILED, वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड।
नोट कर लेना, सेड बाय स्पेंसर। इसमें ना इसका मीनिंग नोट कर लेना, इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड का मतलब बता देंगे कोई? देखिए, डिफाइल का मतलब होता है करप्ट। ये बोला किसने? स्पेंसर ने बोला है। पूरी क्लास ध्यान से सुनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मिनट के लिए अलर्ट रहेंगे। डिफाइल का मतलब होता है करप्ट, और अनडिफाइंड का मतलब क्या हो गया फिर? प्योर। अन लग गया ना इससे पहले, तो अब यानी कि अन मीन्स विदाउट करप्शन, विदाउट करप्शन, विच बेसिकली मीन्स दैट चौसर रोट इन प्योर इंग्लिश। वेरी इंपॉर्टेंट। अनडिफाइंड नेगेटिव वर्ड नहीं है, पॉजिटिव वर्ड है। इसका मतलब क्या है कि चौसर रोट इन प्योर इंग्लिश, वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइंड। स्पेंसर ने बोला, ठीक है। अगर चौसर की क्वालिटीज की बात करें तो दो क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चौसर एज अ रियलिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। विच इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ चौसर पूछेगा, एलटी में 2 बार पूछा है क्वेश्चन। बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ चौसर, तो आप बोलेंगे रियलिज्म। और दूसरी क्वालिटी जो पूछेगा, सेकंड बिगेस्ट क्वालिटी, तो ह्यूमर या ह्यूमरिज्म। ह्यूमर और रियलिज्म, ये दोनों क्वालिटीज चौसर की सबसे बड़ी क्वालिटीज में से एक है, ठीक है। अब अगर हम चौसर के पीरियड की बात करें तो उससे पहले ये कह रहे हैं कि ब्रेक ले ले, ब्रेक ले ले।